नई सुबह का उजाला नई ऊर्जा आपके जीवन में भर दे, हर कदम पर सफलता आपके नाम कर दे। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हमारे मन में कई तरह की भावनाएं होती हैं। किसी से प्रेम करना, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, किसी की अपेक्षा और किसी की उपेक्षा करना। लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा, ये दोनों ही भावनाएं अत्यंत घातक होती हैं। जो व्यक्ति वर्तमान की उपेक्षा करता है वो अपना सब कुछ खो देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों से उलझने की अपेक्षा स्वयं को सुधारने में अपना समय लगाता है, क्योंकि समय अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत बलवान है। इसीलिए आवश्यक समय का सम्मान है। आइए समय के ज्ञान के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। दूसरों से अपेक्षा करना दुख का कारण बनता है और किसी की उपेक्षा करना स्वयं में नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। ऐसे में उन विचारों को दूर रखना चाहिए जो आपके जीवन में, आपके मन में नकारात्मकता लाते हैं। अर्थात नकारात्मक विचारों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। जिस ओर हमारा ध्यान होता है उसी की वृद्धि होती है। इसलिए सदा ही अपना ध्यान सकारात्मक विचारों पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जो है हमारे जीवन में साहस, प्रेरणा और ऊर्जा का आधार, वो है सकारात्मक विचार। नमर्षयन्ति चात्मानं सम्भावयितुमात्मना अदर्शयित्वा शूरास्तु कर्म कुर्वन्ति दुष्करम्। शूरवीर जनों का अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न कर दुष्कर कर्म से अपनी वीरता का परिचय दिया करते हैं। It is not good for brave men to praise themselves with their mouths. They show their heroism by difficult deeds rather than by words. जल ही जीवन है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति का सार है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जल संरक्षण किया। भारत में जल संरक्षण की परंपरा सदियों पुरानी है। हमारे पूर्वजों ने न केवल जल संरक्षण के महत्व को समझा बल्कि उसे लेकर अद्भुत तकनीकें, अद्भुत तरीके भी विकसित किए। आइए देखते हैं जल संरक्षण की एक अनूठी तकनीक पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्राचीन वेदों और पुराणों में जल विज्ञान के महत्वपूर्ण संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन भारत में वाष्पीकरण, संघनन, मेघ निर्माण, वर्षा और उसके पूर्वानुमान को भली भांति समझा जाता था। भारतीय जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और अन्य भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल, नदी नालों, झरनों और भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई थी। भारत में पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीकों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। आज हम आपको चित्तौड़गढ़ के किले में जल संग्रहण के बारे में बताएंगे कि मध्ययुगीन भारत में किलों जैसी विशाल संरचनाओं के निर्माण में जल विज्ञान का किस प्रकार उपयोग किया गया था। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग जल प्रबंधन तकनीकों से भली भांति परिचित थे। मध्ययुगीन किलों से जल संचयन और प्रबंधन विज्ञान के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन किलों ने मानव बस्तियों को आश्रय प्रदान किया, क्योंकि इनमें प्रभावी जल भंडारण प्रणाली मौजूद थी। चित्तौड़गढ़ का किला पूर्वी सीमा पर अरावली पहाड़ियों में स्थित है।
जो थार रेगिस्तान से सटा हुआ है। यह विशाल अंडाकार पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह किला पूरे शहर को सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है। एक अनुमान के अनुसार एक समय में इस किले में लगभग 50,000 लोग निवास करते थे। साथ ही बड़ी संख्या में हाथी और घोड़े भी यहाँ रहते थे। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 700 मिलीमीटर होती थी और किले में अगले 12 महीनों तक पर्याप्त जल संग्रहित किया जाता था। यहाँ तक कि रिसाव, वाष्पीकरण और अन्य कारणों से जल की हानि के बावजूद किले में 50,000 सैनिक 4 वर्षों तक बिना जल संकट के रह सकते थे। एक समय में किले में 84 जल स्रोत थे, जिनमें तालाब, कुएं और बावड़ियां शामिल थीं। वर्तमान में इनमें से केवल 22 ही अस्तित्व में हैं। चित्तौड़गढ़ के जल संग्रहण में मुख्य रूप से भूमिगत स्रोतों और वर्षा जल संचयन का उपयोग किया जाता था। भूजल को संरक्षित करने के लिए जलयुक्त चट्टानी परतों का सहारा लिया जाता था। जब कोई जलयुक्त चट्टानी परत पानी से पूरी तरह भर जाती है और सतह पर जल बहने लगता है, तो इसे झरने का रूप मिल जाता है। वर्षा जल संचयन का मूल उद्देश्य भूमि पर गिरे जल को संरक्षित करना था, ताकि इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सके। चित्तौड़गढ़ के किले में सभी तालाब प्राकृतिक जल संग्रहण के स्रोत थे। किले के निर्माणकर्ताओं ने न केवल सतही जल को संग्रहित किया, बल्कि भूमिगत जल के रिसाव को भी संरक्षित किया था। तालाबों के नीचे कुंड और बावड़ियां बनाई गईं, ताकि बाद में होने वाला जल रिसाव बर्बाद न हो। किले का लगभग 40% क्षेत्र जल स्रोतों से घिरा था, जो 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला था। जलाशयों की औसत गहराई लगभग 2 मीटर थी। यदि सभी जलाशयों की कुल क्षमता की गणना की जाए तो यह लगभग 4 अरब लीटर जल भंडारण करने में सक्षम थे। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। चित्तौड़गढ़ का यह किला जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेद में भी बहुत ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जल की चर्चा और उसके जल संरक्षण की बात कही गई है। इसीलिए तो सृष्टि के आदि में जल का तात्पर्य यह है कि ज का अर्थ है सृष्टि का आदि और लय। तो सृष्टि के लय पर्यंत जो अत्यंत उपयोगी है उसी का नाम जल है। यह भारतीय ज्ञान वास्तुकला जल विज्ञान को दर्शाता है। जलस्य रक्षणम नूनम भवतु, जल संरक्षणम अनिवार्यम, विना जलम तु सर्वम ही नश्येत, दाहम कष्टम करोति दूरम। अर्थात जल संरक्षण अवश्य करें। जल संरक्षण जरूरी है। जल के बिना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मानव जीवन में जल सभी तापों और कष्टों को दूर करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जल की बात हो, समय की, भावनाओं की या संबंधों की, ये सभी अनमोल हैं। इसलिए इन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखना हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी है और उत्तम भी। कहते हैं अपना दुख पहाड़ और दूसरों के दर्द पर हंसता है संसार। अपेक्षा कैसी लोगों से सदा रहा है पर के प्रति ऐसा ही व्यवहार। अपेक्षाएं न हो तो शिकायतें भी नहीं बचती। वास्तविकता स्वीकार कर लेने से जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। NDH की देगी मिर्च। ये वाला दिखाना। गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती। आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसी से अपेक्षाएं रखना या किसी की उपेक्षा करना संबंधों की नींव को कमजोर करता है। ठीक उसी प्रकार अपनी जीवन शैली में कुछ गलत आदतों को शामिल करना हमारे सेहत की नींव को कमजोर करता है। जीवन शैली से संबंधित कई बीमारियां स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं। ऐसे में स्वस्थ जीवन कैसे संभव हो, ये सभी के लिए एक बड़ा प्रश्न है। रोगों से बचाव और स्वास्थ्य को बेहतर करने में उपयोगी है आयुष पद्धतियां। आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर करने और रोगों से बचाव के लिए प्राकृतिक विकल्पों को अपनाना उपयोगी है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने और रोगों से बचाव के लिए एक प्रभावशाली विकल्प है। आयुर्वेद शरीर को सही आहार और जीवन शैली के माध्यम से स्वस्थ रखना सिखाता है। योग और प्राणायाम शरीर को सशक्त करने, साथ ही मानसिक शांति प्रदान करने में उपयोगी है। वहीं प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी में प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जाता है। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी ये तीनों शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अद्भुत विकल्प हैं, जो सदियों से हमारे देश में प्रचलित है। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो न केवल रोगों का उपचार करती है बल्कि शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। आप हमारे सीजनल वेरिएशंस में देखेंगे तो 3 तरह से चेंजेज आती है, ठंडी, गर्मी और बरसात। अगर आप आपके पूरा अवस्था को देखें, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये सारे इंडिकेट करती हैं त्रिदोष को। बाल्यावस्था कफ को, युवावस्था पित्त को, वृद्धावस्था वात को। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जब हम आहार तुरंत ले लिए खाए तो एक कफ दोष बढ़ता है। जब उसका डाइजेशन का क्रम रहता है उस समय पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है। अंत में जब वो पूरी तरह पच जाता है तो वो वात दोष को बढ़ाता है। तो इन तीनों को हमें सम अवस्था में लानी है। इसलिए कहा गया सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी तीनों दोषों को सम अवस्था में रखना है। यही हमारे फिजियोलॉजिकल यूनिट हैं शरीर के। इन फिजियोलॉजी को हम सही रखेंगे तो हमारा बायोकेमिकल यूनिट जो है सप्त धातुएं, जिसको हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सूर्य, आपका जो मसल्स है, ब्लड है, ये सारे अच्छे होंगे। और मल की क्रिया यानी जो शरीर में गंदगी बनती है, हर समय बनती रहती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो उसको निकालना जरूरी है। आयुर्वेद का उद्देश्य रोग का इलाज नहीं है बल्कि व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। वहीं योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक समग्र जीवन शैली है। ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। योगासनों, प्राणायाम और ध्यान से अपने स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। योग शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करता है। नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो शरीर को प्राकृतिक तत्वों जैसे जल, वायु, आकाश, अग्नि और सूर्य की किरणों के साथ आहार द्वारा उपचार करती है और स्वस्थ रखने में सहायता करती है। ये पद्धति शरीर की स्वाभाविक शक्ति को जागृत करने का प्रयास करती है। प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवन जीने का एक उपयोगी विकल्प है। प्राकृतिक चिकित्सा में मेन हमारा होता है कि विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकालना है, और विजातीय द्रव्यों का सबसे पहला जो माध्यम है वो हमारा पेट ही होता है। लेकिन
हम पैक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, अनियमित दिनचर्या को अपना रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में अगर हम हैं तो हमारे शरीर में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से बिगड़ने लगता है और शरीर से विषों का निष्कासन पूरी तरह से नहीं हो पाता और ये विष जो है वो हमारे शरीर में संचित होना शुरू हो जाते हैं। तो एक प्राकृतिक चिकित्सक सबसे पहले इन विषयों को अलग अलग द्वारों के माध्यम से बाहर निकालता है। आपके त्वचा से पसीने के माध्यम से, जो कि हम स्टीम बाथ और मसाज के माध्यम से और फुल बेडशीट पैक के माध्यम से, हमारे पास हाइड्रो मसाज भी होती हैं और कुंजल क्रिया के द्वारा कफ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसी तरह से एनिमा के माध्यम से हम मल मार्ग से जो है विषयों को बाहर निकालते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा उस स्तर से काम करना शुरू करती है कि आप अपने पूरे शरीर को एक बैलेंस स्थिति में लाएं, योग और प्राणायाम के माध्यम से, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व के माध्यम से, जल तत्व चिकित्सा के माध्यम से, और अपने आप को स्वस्थ रखें, और यही इसका मूल मंत्र है। आयुष चिकित्सा पद्धतियां रोगों के उपचार में उपयोगी हैं और स्वस्थ जीवन का आधार हैं। यदि आप भी रोगों से बचाव करना चाहते हैं और स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आयुष पद्धतियां, जिसमें विशेष तौर पर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति के करीब रहना अर्थात प्रकृति के सानिध्य में जीवन जीना बताया गया है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है। उसी प्रकार आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का भी वर्णन मिलता है, यानी वो आहार जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जीवन में किसी की अपेक्षा रखना किसी से या फिर किसी की उपेक्षा करना ठीक उसी विरुद्ध आहार के जैसे ही है जो संबंधों को नष्ट कर सकते हैं। अपेक्षा न की जो यात्रा होती है वो बहुत कठिन होती है। अपेक्षा से वास्तविकता के मार्ग पर उपेक्षाओं से होकर निकलना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन भावनाओं को दूर रखना चाहिए। जिस प्रकार सेहत को बेहतर बनाने के लिए योग उपयोगी है, योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योगिक क्रियाओं को करने की और योग को अपने जीवन में धारण करने की। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में शारीरिक गतिशीलता कम हो जाती है। जोड़ों की समस्याएं काफी लोगों को परेशान करती हैं। जोड़ों के दर्द और ऐसे में जटिलता अगर हो रही है तो कौन सी योगिक क्रियाएं आपके लिए उपयोगी है, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जोड़ों में दर्द, जोड़ों में स्टिफनेस यानी जॉइंट स्टिफनेस, ये बहुत कॉमन हो चुका है। पहले एक आयु के बाद लोगों को ये होता था, बट आज विटामिन डी की डिफिशिएंसी, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, सही खान पान न लेना, सूर्य के सानिध्य में समय न बिताना, प्रकृति से दूर रहना, बंद कमरों में बैठे रहना और अनेक और कारणों से हमारे जोड़ों में स्टिफनेस होने लगी। सबसे पहला काम जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए वो है पवन मुक्त गतियों का अभ्यास। पवन मुक्त का अर्थ ही है, पवन यानी विंड, मुक्त मीन्स टू रिलीज। तो हमारे जितने भी जोड़ हैं उनमें जो पवन है यानी जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करने के लिए पंजे से लेकर के खोपड़ी तक जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनकी पवन मुक्त गतियां करनी चाहिए। साथ में पवन मुक्त आसन बहुत महत्वपूर्ण है। तान आसन का अभ्यास करें और भारत योग की सर्प गति तो आपके शरीर की पूरी स्टिफनेस, एक एक जोड़ की स्टिफनेस को दूर करने का काम करती है। सीधा सीधा समझते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम अपनी कमर के बल लेट करके करेंगे तान आसन का अभ्यास। तो तान आसन के लिए कहा भी गया ना, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तो ध्यान के लिए सूत्र आता है, लेकिन बस ऐसे ही तान की तरह हमको बिल्कुल ध्यान लगाकर फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना, पैरों को नीचे की ओर खींचना, हाथों को ऊपर की ओर खींचना और पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना। बहुत सरल है, बहुत सुगम है। जिनको जोड़ों में दर्द है सब लोग कर सकते हैं इसका अभ्यास। और फिर सांस छोड़ते हुए साइड से हाथों को वापस लाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 3 बार दोहराएं। फिर आ जाता है पवन मुक्त आसन। अब पवन मुक्त आसन जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वो तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें आचार्य जी, करें ही नहीं। जितना कर सकते हैं, हो सकता है आप यहीं तक घुटना मोड़ पाओ, आप यहीं तक करो, लेकिन करो जरूर, ताकि अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी, लेकिन जितना आराम से कर सकते हैं उतना तो करना ही है। तो क्या करेंगे, हम सुगम कर रहे हैं, पैर को घसीटते हुए लाना
और फिर जितना संभव हो, क्योंकि जॉइंट पेन वालों के लिए दिखा रहे तो हम दिखा रहे इतना ही आ सकते तो इतना ही लाएं, जो पूरा उठ सकते हैं पूरा उठेंगे, जितना सुगमता से कर सकते हैं उतना करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर से दोहराएंगे और जैसा हमने कहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी जो चिन्ह है वो घुटने को छू जाए, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो जितनी शरीर की क्षमता है सिर्फ उतना उठाएंगे। तीसरे अभ्यास में दोनों घुटनों को फोल्ड करना जितना इजीली कर सकते हैं और फिर इस स्थिति में आना और फिर इसको घसीटते हुए वापस ले जाना। जो लोग गर्दन नहीं उठा पाए वो गर्दन बिना उठाए करें, लेकिन विंड को रिलीज होने दें, पवन मुक्त होने दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला अभ्यास, इसको 3 बार जब आप दोहरा लें तो अगला अभ्यास यानी कि सर्प गति का अभ्यास, और सर्प गति भी यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। तो इस तरह से हम सांप की पूंछ की तरह आपके एड़ी पंजे मिले रहेंगे, दोनों कोहनियां जमीन पर हैं, आप अपनी ठुड्डी को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में टिकाएंगे, एक एक स्टेप कोहनी से आगे। ये भारत योग की बड़ी विशेष गति है कि आपके एक एक जॉइंट को पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री कर देती है। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, फिर एक एक स्टेप एल्बोज को चेस्ट के नजदीक लाना। जब इतना नजदीक ले आए कि और नजदीक नहीं ला सकते तो रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। ऐसा 5 से 6 बार करें। पैरों को खोल दें, हाथों को मिला दें, हाथों का तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ दें और फिर वापस कैसे आएंगे, हाथ का सहारा लेकर के धीरे से अपने आसन में लौट आए। इन क्रियाओं का अभ्यास करें। जोड़ों में दर्द या स्टिफनेस वाले लोग 20 मिनट सनलाइट जरूर लें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। जब हम किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए बिना कोई कार्य करना सीख जाते हैं तो ऐसे में हम अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। संस्कृत पाठशाला में आज बात एक ऐसे शब्द के बारे में जिसका अर्थ जो है वो अन्य भाषाओं के से प्रभावित होकर संस्कृत के ज्ञाता भी इसमें अशुद्धि कर जाते हैं। तो वो कौन सा शब्द है और क्या है उसके अर्थ के समानांतर संस्कृत शब्द, आइए जान लेते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से। नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागतं करोमि अहं नारायण दत्त मिश्रः भवतां समेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में इन दिनों आप शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। पर आज बात एक ऐसे शब्द की जिसका अर्थ कुछ और है, पर संस्कृत के इतर भाषाओं में जो अर्थ स्वीकृत हो गया है, हम में से कई उसी अर्थ को लेकर संस्कृत में भी शीघ्रतावश या कई बार अनवधानतावश प्रयोग कर दिया करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे ही शब्द की। वह शब्द है सत्ता, जिसका साधारण अर्थ संस्कृत में है होना, होने का भाव या अस्तित्व। देखिए, सत और तल या ता प्रत्यय से मिलकर बना है शब्द सत्ता, पर हिंदी आदि भाषाओं में इस अस्तित्व परक सत्ता शब्द का अर्थ नेतृत्व या शासन हो गया है। तो इस अर्थ विश्लेषण को समझने के बाद आइए कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास, ताकि सत्ता शब्द का वास्तविक अर्थ हमें भली भांति स्मृत रहे और शासन के अर्थ में सत्ता का प्रयोग हम न करें। जगति सत्ता जीवानाम, अर्थात संसार में जीवों की सत्ता या उपस्थिति है। केंद्र प्रशासने अस्ति सत्ता भाजपा इत्येतस्य दलस्य, अर्थात केंद्र प्रशासन में भाजपा इस दल की सत्ता या उपस्थिति है। देखिए, यहाँ अर्थात इस वाक्य में जिस सत्ता शब्द का प्रयोग हुआ है उससे आप इस भ्रम में न रहिएगा कि सत्ता का अर्थ संस्कृत में शासन है। आप दोबारा इस वाक्य को इसके हिंदी अर्थ के साथ देख सकते हैं, जहाँ सत्ता शब्द का सीधा और स्पष्ट अर्थ अस्तित्व या उपस्थिति ही है, न कि शासन। हाँ, यदि हमें शासन यह अर्थ ही इस शब्द का लेना हो तो हमारा वाक्य कुछ यूं होगा। भारते साम्प्रतं राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनस्य शासनम अस्ति, अर्थात भारत में अभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन का शासन है। यहाँ हम हिंदी भाषा की आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार
अवश्य शासन के स्थान पर सत्ता शब्द का भी व्यवहार कर सकते हैं, पर जब प्रयोग करते समय बात तार्किकता, विश्लेषणात्मकता और वैज्ञानिकता की होगी, तब अवश्य ही यह शब्द शासन इस अर्थ की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। यह पूर्णतः स्पष्ट है। देखिए, जब सत्ता शब्द का प्रयोग शासन अर्थ में ही करना अभिप्रेत रहा होता, चाहा गया होता, तो हमें राज सत्ता जैसे शब्द साहित्य में या व्यवहार में नहीं प्राप्त होते। इस एक वाक्य के प्रयोग से आप और अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। राज सत्ता तो सर्वदा मदोन्मत्तम करोति जनम, अर्थात राज सत्ता तो सर्वदा व्यक्ति को मदोन्मत्त करती है। राजसत्ता अर्थात राजा होने का भाव, अस्तित्व, न कि राजा का शासन। तो इस तरह आप स्वयं शब्दों और उन अर्थ स्वरूपों के प्रति तार्किक और विश्लेषणात्मक होकर सोचें तो साधारण प्रवृत्ति, वह भी किसी दूसरी भाषा या कुछ समूह के व्यवहार से प्रभावित या कुप्रभावित होकर संस्कृत को दुष्प्रभावित होने से स्वयं को बचा सकेंगे और उससे भी कहीं अधिक संस्कृत के संस्कृतत्व की, संस्कृत के मूल स्वरूप की सुरक्षा और संरक्षा आप कर सकेंगे। तो इसी संदेश के साथ अधुना माम अनुज्ञापयन्तु भवन्तः इति सविनयं ज्ञापयन् नौमि भवतः संस्कृत प्रियान् हि सर्वान्। हमारे जीवन में कई निकट संबंधी होते हैं और जो हमारे जितना निकट होता है, हमारी अपेक्षाएं उससे इतनी ही अधिक होती हैं। संबंधों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, किंतु अपेक्षा के लिए संबंध बनाए रखना स्वार्थ है। उपेक्षा और अपेक्षा, भले ही इन शब्दों में बहुत अधिक अंतर ना हो, लेकिन इनका गणित जीवन में संबंधों में बहुत अधिक अंतर ला सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ संबंधों को कमजोर कर सकते हैं, बल्कि उनमें दूरियां, फासले ला सकते हैं और कई बार संबंधों को तोड़ भी सकते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों ही घातक है, क्योंकि एक स्वयं को घायल करता है और दूसरा यानी उपेक्षा दूसरों को। सुखी जीवन का सरल मंत्र है कि न किसी से अपेक्षा रखें और न ही जीवन में दूसरों की उपेक्षा करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।